Hello students, welcome to the lecture number 2 of complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स से मिलकर बने होते हैं। और इमेजिनरी नंबर्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि कुछ इक्वेशंस होती है जिनका रियल नंबर सिस्टम में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें इमेजिनरी नंबर्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, या फिर जिसको हम लिखते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो वो कौन सी इक्वेशंस हैं? 10th क्लास में भी हमें कुछ ऐसी इक्वेशन से इंट्रोड्यूस हुए थे जहां पर जिनके रियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबने पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या फैक्टराइज करके। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए क्या है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। दैट इज डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, इसके दो रूट्स होंगे। अब वो रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पे। नेचर ऑफ रूट्स हमने पढ़ा था। अगर डी पॉजिटिव है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं? सार रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, यानी रूट्स रियल है और डिफरेंट है, अलग अलग है वो। ठीक है, और इस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता है कि इसका कर्व पैराबोलिक होता है। तो जब डी पॉजिटिव है तो जो कर्व होता है वो या तो इस तरीके से बनता है या वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, अगर डी इज इक्वल टू जीरो है तो उस केस में हम क्या कहते हैं? सर रियल एंड इक्वल। तो इस केस में कर्व किस तरीके से बनता है? या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से। ठीक है, ये ए पे डिपेंड करता है कि अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा। अगर ए पॉजिटिव होता है तो पैराबोलिक कर्व अपवर्ड ओपन होता है, और अगर ए नेगेटिव है तो पैराबोलिक कर्व डाउनवर्ड ओपन होता है। ठीक है, अगर डी नेगेटिव है तो उस केस में हमने क्या कहा था? दैट रूट्स आर इमेजिनरी। दैट रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, और इस केस में जो कर्व बनता है वो या तो इस तरीके से बनता है या फिर समथिंग लाइक दिस। ओके, सो रूट्स आर इमेजिनरी। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन को सॉल्व करने के लिए कि वो इमेजिनरी रूट्स क्या हैं, रियल नंबर सेट में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है अगर डी नेगेटिव है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? इमेजिनरी नंबर्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, ओके, लेट्स से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसको मैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूं तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू कितनी है? 0, एंड सी की वैल्यू कितनी है? 1। अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4ac कितना है यहाँ पे? -4, जो कि क्या है? नेगेटिव है। डी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के जो रियल रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इमेजिनरी है। ओके, या फिर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यही इक्वेशन लिखा हुआ है। और एक्स यहाँ पे क्या है? कोई भी एक रियल नंबर है। ठीक है, अगर एक्स कोई भी एक रियल नंबर है तो क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है? दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमें पता है दैट इफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर तो एक्स स्क्वायर जो है वो क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका रियल नंबर सिस्टम में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इमेजनरी नंबर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके, और अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर हमें गिवन है जिनका डी नेगेटिव है, तो अब उनको हम सॉल्व कर सकते हैं आयोटा की फॉर्म से। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? -2, c की वैल्यू कितनी है? 2। पहले d फाइंड करते हैं, तो d फाइंड करेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 2। -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 माइनस 8, ये कितना आया? -4, यानी डी कितना आया यहाँ पे? नेगेटिव।
यानी इसके रियल रूट्स तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी जो फॉर्मूलाज हमें पता है, ठीक है, यानी इसको फैक्टराइज या हम नहीं कर सकते, इसके रियल रूट्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर, ऐसी कितनी है इसकी वैल्यू -4 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 को मैं क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो गया आयोटा डिवाइडेड बाई 2, यानी 1 प्लस माइनस आयोटा, जो कि क्या है एक रियल नंबर नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो जब केस में डी नेगेटिव है तो उस केस में हमें जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक है, ओके। तो ये बेसिक हो गया कि हमें आयोटा की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, वेर आयोटा की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड ए और बी क्या है यहाँ पे ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z a प्लस आयोटा b दे रखा है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यहाँ पर जो a होता है, a को हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, a इज नोन एज रियल पार्ट ऑफ z एंड b को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। a को कैसे डिनोट करते हैं रियल पार्ट ऑफ z को, लाइक दिस रियल पार्ट ऑफ z, एंड b को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं। गिवन है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कितना हो गया, रियल पार्ट ऑफ z 2 हो गया एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहाँ पे 3 आयोटा नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा था दैट a प्लस आयोटा b में जो b है वो क्या है रियल नंबर है, तो यहाँ पर ओनली क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, अगर z गिवन है मेरे को -3 -4 आयोटा, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z कितना आएगा -3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहाँ पे कितना हो गया -4। ठीक है, अगर गिवन है z इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z कितना हो गया 5 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना हो गया क्योंकि यहाँ पे केवल एक रियल नंबर लिखा हुआ है 5, इमेजिनरी पार्ट नहीं लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0 आयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहाँ पे कितना हो गया 0। यानी जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, वहां पर इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, अगर z गिवन है -6 आयोटा, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z कितना हो जाएगा, गिवन नहीं है तो यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर लेंगे 0, रियल पार्ट ऑफ z हो गया 0, अज्यूम क्या कर लेंगे हो ही जाएगा वो, एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z कितना हो गया यहाँ पे -6। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, तो a और b रियल नंबर्स हैं, a उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाता है और b उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट है अपना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होगी। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स let's say z1 is equal to a plus iota b and z2 is equal to c plus iota d। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, ये इक्वल कब होगी, आर सेड टू बी इक्वल if a is equal to c and b is equal to d। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होगी, जब रियल पार्ट के इक्वल हो जाए और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए। ठीक है, वो एग्जांपल लेते हैं। इफ x y belongs to R and x minus y plus iota x plus y is equal to 6 plus
iota 10 या 10 iota, then find the value of x and y. Then find the value of x and y. ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या किया है, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स माइनस वाई गिवन है 6 के इक्वल, एक्स प्लस वाई गिवन है 10 के इक्वल। रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लिया और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर कर लिया। सो हियर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 and x plus y is equal to 10. This is our equation number 1, this is our equation number 2. तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, अगर मैं 1 प्लस 2 करता हूँ यहाँ पे, तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x कितना आएगा 16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 8, और x को किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2। ठीक है, तो x की वैल्यू होगी 8 एंड y की वैल्यू कितनी होगी 2। हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू 7 minus 9 iota, then find the value of alpha and beta. अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, कंपेयर कर लेंगे। तो अल्फा कितना आएगा 7 एंड बीटा कितना आएगा -9। सही है ये गलत हो गया। और गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे अल्फा और बीटा के बारे में हमें कुछ बताया नहीं कि अल्फा और बीटा रियल नंबर्स हैं या इमेजनरी नंबर्स है। तो डायरेक्टली हम कंपेयर यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में गिवन होता दैट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर, तभी आंसर हमारा क्या हो जाता, सही हो जाता। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होता है, जहाँ पे ए रियल नंबर है और बी इमेजनरी पार्ट है उसका। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं, जब रियल पार्ट के इक्वल हो जाए और इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह ये कैसे होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कि जो भी ऑपरेशन हम रियल नंबर्स पे परफॉर्म करते हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे कैसे परफॉर्म करना है। लेट्स से एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है हमारे पास, a प्लस आयोटा b, एंड अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। फर्स्ट हमें फाइंड करना है z1 प्लस z2। ठीक है, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करना है। बहुत सिंपल है, कैसे ऐड करेंगे, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर लेंगे एंड इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट ऐड करेंगे। रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से ऐड करना है। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, लेट्स से हमें फाइंड करना है z2 माइनस z1, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट। ओके, तो ये मिलेगा हमें c माइनस ए प्लस आयोटा d माइनस डी। तो इस तरह से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। हमें फाइंड करना है लेट्स से प्रोडक्ट z1 इंटू z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सो z1 क्या है हमारे पास a प्लस आयोटा b, एंड z2 क्या है c प्लस आयोटा d। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो इसको इसको जिस तरीके से सोच लीजिए कि ये ऐसा कुछ गिवन है, x प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे p प्लस क्यू से। एक्स वाई पी क्यू यहाँ पे कोई वेरिएबल है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे p प्लस क्यू के साथ, फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे p प्लस क्यू के साथ। यहाँ पर भी इसी तरीके से करना है कि पहले मैं a को मल्टीप्लाई करूंगा c प्लस आयोटा डी से, उसके बाद आयोटा b को मल्टीप्लाई करूंगा c प्लस आयोटा डी से। तो क्या मिलेगा मुझे, a को c से मल्टीप्लाई किया ए सी, प्लस a को मल्टीप्लाई किया आयोटा डी से आयोटा ए डी, प्लस आयोटा b को मल्टीप्लाई करेंगे c से तो आयोटा बी सी, एंड आयोटा b मल्टीप्लाई होगा आयोटा डी से, तो यहाँ पे मिलेगा आयोटा स्क्वायर बी डी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए सी प्लस यहाँ पर आयोटा कॉमन आ गया ए डी प्लस बी सी, एंड आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, सो यहाँ पे आएगा माइनस बी डी। तो यहाँ से हमें मिलेगा ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इस तरीके से करेंगे।
नेक्स्ट पार्ट हो गया अपना डिवीजन। हमें फाइंड करना है Z1 अपॉन Z2। तो Z1 क्या है, A प्लस आयोटा बी, एंड Z2 क्या है, C प्लस आयोटा डी। ठीक है, तो डिवीजन के लिए क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर में से आयोटा को हटाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, C माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो न्यूमरेटर में मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे पहले A मल्टीप्लाई होगा C माइनस आयोटा डी से, जैसा अभी हमने मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म किया। तो A को C से मल्टीप्लाई किया तो AC माइनस आयोटा AD प्लस आयोटा BC, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर BD। एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, C मल्टीप्लाई होगा पहले C माइनस आयोटा डी से, फिर आयोटा डी मल्टीप्लाई होगा C माइनस आयोटा डी से। ठीक है, या फिर यहाँ पर हमें डायरेक्ट एक आइडेंटिटी भी दिख रही है, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, विच कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो भी आइडेंटिटीज अब तक आपने पढ़ी है 10th क्लास तक, ठीक है, वो सारी आइडेंटिटीज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में परफॉर्म कर सकते हैं। ए प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, जितनी भी आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है वो सारी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर में आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो मुझे मिलेगा AC प्लस BD, ये तो रियल पार्ट हो गया। एंड इमेजनरी पार्ट क्या मिलेगा मुझे, प्लस आयोटा लिया यहाँ पे तो BC माइनस AD डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1, सो माइनस माइनस प्लस, प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे रियल पार्ट कितना हो गया, AC प्लस BD अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एंड इमेजनरी पार्ट क्या हो गया यहाँ पे, BC माइनस AD अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिवीजन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, एंड इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट में ऐड करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन सब डिवीजन का है ना बता दिया प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल लेने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। लेट्स से ए कोई पॉजिटिव नंबर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव ए को हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू आयोटा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ स्क्वायर रूट ऑफ -3 क्या होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ठीक है, नो, अगर हमें दो नंबर गिवन है जो दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है एंड बी भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 15। और ये तो हम ऑलरेडी परफॉर्म करते ही थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर ए पॉजिटिव है एंड बी नेगेटिव है, ठीक है? और या फिर ए नेगेटिव है एंड बी पॉजिटिव है, यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, फिर भी हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी कैन बी रिटर्न एज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, ऊपर भी हमने परफॉर्म किया था, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -4। ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था रिवर्स इसका। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, ये लिखा जा सकता है। अच्छा, ये जो कंडीशन मैंने लिखी है ना यहाँ पे, कि ए पॉजिटिव बी नेगेटिव या ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, इसको कंबाइंड फॉर्म में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट ए डॉट बी नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दैट मीन्स क्या हो गया, उनका प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, लास्ट केस है यहाँ पे कि ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, तब हम क्या स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। देखते हैं, लेट्स से आयोटा स्क्वायर फाइंड करना है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो अगर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करें तो -1 -1, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1। तो यहाँ से तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, जो हम मान के चल रहे हैं, हम तो स्टार्टिंग से ही यही मान के चल रहे हैं दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, -1। दैट मीन्स इफ ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव,
देन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी कैन नॉट बी रिटर्न एज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी को स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लिखना है तो एटलीस्ट एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो गए तो हम ये ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, और एक और पॉइंट है दैट रियल नंबर्स को तो हम कंपेयर करते हैं। लेट्स से कि अगर मैं आपसे कहूँ 5 और 3 में से बड़ा कौन है, देन 5 इज ग्रेटर देन 3। अगर मैं कहूँ कि 1 और 9 में से कौन बड़ा है, देन 9 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए पूछा जाए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा एंड एक है 5 - आयोटा, अगर हमसे पूछा जाए कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जो ये इनइक्वलिटी के साइंस हैं, दीज आर मीनिंगलेस फॉर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इनइक्वलिटीज है वो केवल रियल नंबर्स के लिए ही मीनिंगफुल है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए वो मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, सो इनइक्वलिटीज आर मीनिंगफुल ओनली फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, और नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनइक्वलिटीज आर मीनिंगलेस। ठीक है, तो इनइक्वलिटी हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं उनके लिए। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वो किसकी फॉर्म में होता है, a + i की फॉर्म में होता है, जहां पर a रियल पार्ट होता है और b उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होंगे, जब रियल पार्ट के इक्वल हो जाए एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए। एंड थर्ड फिर हमने पढ़ा था एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है और उनके डिवीजन का क्या प्रोसेस है। तो उसी पे एक सवाल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है हमें, z1 इज इक्वल टू 1 + i एंड z2 इज इक्वल टू 2 - i। ठीक है, यहाँ हमें फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल z1 + z2। तो z1 + z2 क्या होगा, 1 + i प्लस 2 - i। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करते हैं। सो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। एंड इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट में ऐड करते हैं तो यहाँ कैंसिल आउट होगा, ये कितना हो जाएगा 3 + 0 i, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अपना, हमें फाइंड करना है z2 - z1 कितना होगा। तो z2 क्या है यहाँ पे, 2 - i माइनस 1 + i। सो 2 - 1 कितना हो गया 1, एंड माइनस आयोटा कितना होगा 1 - 2 i। ठीक है, रियल पार्ट कितना हो गया यहाँ पे 1 एंड इमेजनरी पार्ट कितना हो गया -2। थर्ड पॉइंट है दैट वी हैव टू फाइंड z1 .z2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 1 + i को मल्टीप्लाई करना है 2 - i से। कैसे करेंगे, पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 2 - i से, तो 2 - i, फिर आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 - i से, सो +2 i माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, 2 + 1 कितना होगा 3, एंड 2 i - कितना हो गया आयोटा। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा z1/z2 फाइंड करना है। सो z1 हो गया 1 + i एंड z2 हो गया 2 - i। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 2 + i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, रेशनलाइज करेंगे इसको। सो 1 को मल्टीप्लाई किया 2 + i तो 2 + i, आयोटा को मल्टीप्लाई किया 2 + i से तो 2 i + i² डिवाइडेड बाय वही आइडेंटिटी यूज करेंगे जो भी की थी, a + b a-b a², 4 - b², इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, सो 2 - 1 हो जाएगा 1, 2 i + i हो गया 3 i डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 हो गया 5। तो रियल पार्ट हो गया यहाँ पे
1/5 एंड इमेजनरी पार्ट हो गया 3/5। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे हम इजीली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पावर्स ऑफ आयोटा। जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आयोटा से। और अगर दोनों साइड स्क्वायर करें तो आयोटा स्क्वायर कितना आएगा, -1। ठीक है, अब जो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, इसको मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा मुझे, आयोटा क्यूब विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आयोटा। और आयोटा क्यूब इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आयोटा है, इसको अगर फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा मुझे, आयोटा की पावर 4 विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1। सो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ओके, अब आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 है, इसको फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा की पावर 5 कितना मिलेगा, आयोटा। और इसको फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा की पावर 6 कितना मिलेगा, आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। इसको फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा की पावर 7 कितना मिलेगा, माइनस आयोटा। और इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की पावर 8 विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को -1 पुट करोगे कितना आएगा, 1। सिमिलरली आयोटा की पावर 9 कितना आएगा, आयोटा। आयोटा की पावर 10 -1। आयोटा की पावर 11 माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 12 इज इक्वल टू 1। तो ये जो साइकिल है ये रिपीट होता जाएगा। आयोटा की पावर 13 वापस फाइंड करोगे तो आयोटा आएगा 14 -1, 15 माइनस आयोटा, 16 1। ठीक है, तो इसको अगर हम जनरलाइज करना चाहें तो यहाँ पर हम देखें कि आयोटा की पावर 4 कितना है, 1। आयोटा की पावर 8 कितना है, 1। आयोटा की पावर 12 कितना है, 1। एंड 4 8 12 ये सब क्या है, 4 के मल्टीपल है। तो जनरलाइज फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं दैट इफ आयोटा की जो पावर है वो 4 का मल्टीपल है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आयोटा की पावर इस फॉर्म में है 4 का मल्टीपल +1, 4 के +1 की फॉर्म में है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, आयोटा की पावर 4 के मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। आयोटा की पावर 4 के 1 हो गया तो यहाँ से कितना मिला, आयोटा। अगर पावर जो है वो 4 के +2 की फॉर्म में है तो यहाँ पर आयोटा की पावर 4 के 1 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। ओके, अगर पावर जो है वो 4 के +3 की फॉर्म में है तो क्या मिलेगा उस केस में, नेगेटिव ऑफ आयोटा, बिकॉज आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, तो अगर मैं इन सारी पावर्स को ऐड करूं, यानी जब हमें पावर्स गिवन है, लेट्स से आई हैव टू फाइंड आयोटा की पावर 100, तो आयोटा की पावर 100 कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीपल है, डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, आयोटा की पावर 100 कितना हो जाएगा, 1। अगर मुझे फाइंड करना है आयोटा की पावर 202, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 200 + 2, 204 का मल्टीपल है कितना हो जाएगा, 1। और आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, ओके, तो इसको हम ऐसे यूज करेंगे। एंड यहाँ पर अगर हम देखें कि आयोटा की पावर 4 के कितना है, 1। 4 के +1 आयोटा, 4 के +2 -1, 4 के +3 माइनस आयोटा। अगर मैं इन चारों को ऐड करूं, आयोटा की पावर 4 के प्लस आयोटा की पावर 4 के +1 प्लस आयोटा की पावर 4 के +2 प्लस आयोटा की पावर 4 के +3, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा, जो कि कितना हो रहा है, 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आयोटा की हमें 4 पावर्स गिवन है और वो कॉन्जिक्यूटिव है तो उनका सम कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, वी कैन राइट इट एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आयोटा की जो पावर्स हैं, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ओके, तो हमने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़ लिया और आयोटा की पावर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे हमें फाइंड करना है आयोटा की पावर 9, तो आयोटा की पावर 9 को हम क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 8 +1, 4 के मल्टीपल्स में ब्रेक करना है इसको। आयोटा की पावर 8 कितना होगा, 1 हो जाएगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है। एंड तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आयोटा। ठीक है, हमें फाइंड करना है 1/आयोटा। ठीक है,
तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर बनेगा, वो -1 हो गया, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ आयोटा। ओके, हमें फाइंड करना है आयोटा की पावर 90 प्लस आयोटा की पावर 21। ठीक है, तो वही 4 के मल्टीपल में ब्रेक करो इसको। 19 को क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 20 अपॉन 1, एंड 21 को क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 20 अपॉन आयोटा है यहाँ पे। ठीक है, आयोटा की पावर 20 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 20 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। आयोटा की पावर 20 कितना हो गया, 1, ये आ गया 1 अपॉन आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 21 है, यहाँ मिला हमें आयोटा। 1 अपॉन आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा, अभी देखा था। तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा, यहाँ पे हमें कितना मिल गया, 0। ठीक है, ओके। अगर आइडेंटिटी फॉर्म में कुछ गिवन हो, लेट्स से हमें फाइंड करना है 1 प्लस आयोटा की पावर 3 है, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, या फिर लेट्स से दैट 1 प्लस आयोटा क्यूब इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन a एंड b फाइंड करना है, एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ओके, सो हमें पता है बिकॉज a प्लस b क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह क्या गिवन है, 1, एंड b की जगह क्या गिवन है, आयोटा। ये यूज करो, ये आइडेंटिटी अप्लाई करो। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 3 क्या लिख सकते हैं इसको, a क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3 आयोटा, a प्लस b यानी 1 प्लस आयोटा। सिंप्लीफाई करें इसको तो 1 आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, प्लस 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1, सो -3 प्लस 1, रियल पार्ट हो गया -2, एंड 3 आयोटा -1 कितना हो गया यहाँ पे, माइनस आयोटा 2 आयोटा। सो अगर कंपेयर करें a प्लस आयोटा b से, a कितना हो गया यहाँ पे, -2, एंड b यहाँ पे कितना हो गया, 2। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अलजेब्रा फॉर्म में या पावर की फॉर्म में क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस गिवन हो, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा है, हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, उसको एज ए नंबर ट्रीट किया है। जो भी ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए हैं, जैसे हम नंबर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे वो ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए नंबर ट्रीट किया जा सकता है, वो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए पॉइंट इन ए प्लेन यूज करेंगे, और देखेंगे कि उससे किस तरीके के सवाल बनते हैं, और कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए पॉइंट इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा था कि कोई भी नंबर के कोऑर्डिनेट हैं 1,2, 2,3, तो उनको हम हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन पे शो कर सकते हैं, और उन पॉइंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, इनकी डिस्टेंस फाइंड करो, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर ट्राइंगल बन रहा है 3 पॉइंट से तो सेंट्रोइड फाइंड करना है, ऑर्थो सेंटर ठीक है, सरकम सेंटर। तो ये सारे ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए परफॉर्म हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट ट्रीट करके। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।